नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान एकेडमी में। आज हम बात करने जा रहे हैं सेबी एक्ट 1992 के बारे में। तो जो पूर्व में अपने बात की थी धारा 9 तक अपने बात कर चुके थे। जो आज का अपना जो पार्ट है इसमें अपने बात करेंगे धारा 10 के बारे में। तो जो धारा 10 है वो बताती है जो एसेट्स है उनका ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा, और जो जिम्मेदारियाँ लायबिलिटी है वो जो वर्तमान में सेबी बोर्ड है उसमें किस पे रहेगी और किस प्रकार रहेगी, इसके बारे में अपने बात करते हैं। तो जो धारा 10 है, तो धारा 10 के अंदर ये कहा गया है कि जो बोर्ड है, जो स्थापित बोर्ड हो चुकी है, उसके अंदर कोई भी रेफरेंस कोई भी रेफरेंस है, या जो किसी लॉ से संबंधित कुछ भी रेफरेंस है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट है, या कुछ बोर्ड से रिलेटेड कुछ भी बोर्ड को रेफरेंस हो रहा है, संबंधित बोर्ड से है, तो वो जो वर्तमान में जो स्थापित बोर्ड है उससे रिलेटेड वो चीज़ मानी जाएगी। इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी एसेट है, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, यानी आपकी स्थायी संपत्ति या आपकी चल संपत्ति, कोई भी संपत्ति है जो जो भी बिलोंगिंग करती है सिक्योरिटी बोर्ड से, वो इससे रिलेटेड मानी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा इसमें लिखा गया है कि सभी अधिकार और जिम्मेदारियां हैं सिक्योरिटी बोर्ड के, वो ट्रांसफ़र की जाती है, वो लीगल राइट इस बोर्ड्स को ही ट्रांसफ़र किए जाएंगे। यानी बोर्ड से रिलेटेड कुछ भी राइट हैं, जहाँ पे बोर्ड शब्द का किया कि राइट क्या है, जिम्मेदारी क्या है, वो इसको ही ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसके साथ ही इस धारा 10 में बताया गया है कि बिना किसी पूर्व धारणा के जो क्लोज सी है उसमें सभी सभी आपके कर्जे हैं, डेप्ट है, ऑब्लिगेशन, आपकी जिम्मेदारियां हैं, लाइबिलिटीज़ है, ठीक है, वो सभी, और जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उन सब के जो सभी मैटर जो इंगेज्ड हैं इस चीज़ से, जो ये एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड है उसको इमीडिएटली इफ़ेक्ट से इससे पूर्व दिनांक के हैं या जो वर्तमान के अंदर हैं, यह माना जाएगा कि वो सारे के सारे इस बोर्ड से ही संबंधित हैं। ये चीज़ में मानी गई है। इसके अलावा अगर कोई पैसा है, ठीक है, कोई मनी है, कोई ड्यू पड़ी है मनी, जैसे कोई ऑल सम्स मनी ड्यू, अगर कोई पैसा है, कोई मनी अगर बकाया पड़ी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड से, तो इमीडिएटली फैक्ट से यही माना जाएगा कि जो सारी आज की इस बोर्ड की स्थापना होगी जिस तारीख से, उस तारीख से वो सभी इस बोर्ड से ही रिलेटेड चीज़ मानी जाएगी। इसके अलावा इस पर यह भी लिखा गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं, कि कोई भी आपका जो सूट होगा, कोई मुकदमा होगा, लीगल प्रोसीडिंग होगी, जो इंस्टीट्यूट से कोई रिलेटेड कुछ भी है, वो इमीडिएट इफेक्ट से इस इंस्टीट्यूट है, यानी जो बोर्ड है, इससे रिलेटेड वो चीज़ मानी जाएगी। कोई लीगल प्रोसीडिंग है, कुछ भी चल रही है, कुछ भी है, वो सब इससे संबंधित ही मानी जाएगी। साथ ही अगर कोई एम्प्लॉई है, कोई कर्मचारी है, ठीक है, जो हाल फिलहाल में वर्तमान में कोई बोर्ड में काम कर रहा है, तो उसका मतलब उसको पैसा जो सैलरी मिलनी है, जो उसको छुट्टी मिलनी है, या उसका प्रोविडेंट फंड है, या रिटायरमेंट से रिलेटेड है, या कुछ भी अदर कोई बेनिफिट है, वो सारे के सारे ये माने जाएंगे कि बोर्ड से रिलेटेड हैं। ठीक है, बोर्ड की सेवा शर्तों के आधार पर उसकी जो सेवाएं रहेगी वो कंटिन्यू रहेगी, इस आधार पर इसको माना गया है। और साथ ही इसमें ये कहा गया है, ये चीज़ तो सारी जो ऊपर की हैं वो तो फंक्शन रहेंगे जो अपने बात की हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट और लायबिलिटीज़ की बात की, ये तो रहेंगे। पर इसमें जो इसमें नीचे लिखा गया है कि कोई भी बात है जो आपका इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट 1947 है उससे रिलेटेड कोई भी अगर मुद्दा है, ठीक है, कुछ भी है, तो वो सब जो मुद्दे रहेंगे उसका संबंध इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा बोर्ड से। अगर कोई मुद्दा चल रहा है तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। टाइम बिंग फॉर ऑब्जर्व्ड फॉर एनी एम्प्लॉय बाय द बोर्ड इन इट्स रेगुलर सर्विस अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट बी इंटाइटल सच एम्प्लॉयज टू एनी कंपनसेशन इन दिस एक्ट। यानी कि कोई भी अगर 1947 का जो इंडस्ट्री डिस्प्यूट जो एक्ट है उससे रिलेटेड कुछ भी मुद्दा है, एम्प्लॉई का कुछ भी है, वो इस एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। बाकी तो ठीक है, सब अपने बात के लिए वो चीज़ रहेंगी, पर उससे अगर कोई रिलेटेड है तो उसका कोई उससे लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं अपने चैप्टर 4 की। ठीक है, अध्याय 4 के अंदर इसमें काफ़ी चीज़ें बताई गई है, काफ़ी बड़ा है ये, अब जैसे पढ़ेंगे पता चल जाएगा। तो अध्याय 4 में ये बताया गया है कि जो बोर्ड है उसकी पावर और फंक्शन है किस तरह से करेगा। तो इसमें लिखा है फंक्शन ऑफ बोर्ड, जो धारा 11 इसमें लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। जो इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं या ड्यूटी है, वो क्या प्रोविजंस है, इस एक्ट का उद्देश्य क्या है, यानी क्या है कि जो भी आपका जो इन्वेस्टर है उसके इंटरेस्ट की रक्षा करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसके अधिकार का जो बेनिफिट है उसको बेनिफिट मिले, इसको बाज़ार को डेवलप करना, रेगुलेट करना मार्केट को, और जो भी इससे रिलेटेड सिक्योरिटी जो सेबी से रिलेटेड कुछ भी है उसको जो फिट हो जाए इसके अंदर, उस सभी के लिए ये चीज़ फंक्शन करेगी। ठीक है, इस पे ये लिखा गया है कि बिना किसी पूर्व धारणा के जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं, रेफर किए गए हैं, वो ये माना जाएगा कि कोई भी जो रेगुलेटिंग है, तो यह माना जाएगा कि जो इस एक्ट में बताया गया है वो इस एक्ट से संबंधित इस प्रकार है। जैसे कि कोई भी स्टॉक एक्सचेंज है या कोई सिक्योरिटी मार्केट है, ठीक है, उसको रेगुलेटिंग करना,
वो इसका फंक्शन रहेगा। साथ ही साथ कोई रजिस्टरिंग है, ठीक है, कोई स्टॉक है, कोई स्टॉक के अंदर किसी को रजिस्टर करना है, ठीक है, या कोई ब्रोकरेज है, जो आपके जो बिचौलिए होते हैं सब ब्रोकरेज हो गए, या शेयर का किसी का ट्रांसफ़र हो गया, या एजेंट हो गया, या बैंकर्स टू एन इशू, या कोई कोई बैंक है, बैंक से रिलेटेड कहीं पे जो कार्य हो रहा है वहाँ पर कोई इशू हो गया, या ट्रस्टी है उसके कोई डीड्स है वहाँ पे कोई इशू हुआ, रजिस्टर, या कोई भी इशू जो जो एक आपका व्यापारी है उसके उसका इस सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू होना, ठीक है, या पोर्टफोलियो मैनेज करना, इन्वेस्टमेंट है उनको एडवाइज करना, या कुछ भी इंटरमीडिएट, कुछ भी एसोसिएट, कुछ भी सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड कुछ भी है, उन सभी को फंक्शन करना सेबी का कार्य रहेगा। इसके साथ ही जो डिपॉजिटरी एक्ट है अपना, डिपॉजिटरी एक्ट के अंदर जो बात कही गई है, कोई कस्टोडियन हो गया सिक्योरिटी का, या फिर जो आपकी फॉरेन इंस्टीट्यूट के जो इन्वेस्टर हो गए, या क्रेडिट एजेंसी है उनसे रिलेटेड कोई मुद्दा हो गया, या बोर्ड से रिलेटेड कोई अन्य मुद्दा है, या नोटिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन ऑफ बिहाफ, यानी जो भी ये सब चीज़ें रहेगी बिहाफ बोर्ड के, ये सारी चीज़ें सेबी देखेगी। इसके अलावा इसका ये भी काम रहेगा कि जो वेंचर कैपिटल फंड्स हो गए, या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हो गई, या म्यूचुअल फंड्स हो गए, उनसे रिलेटेड भी कार्य है वो सेबी के द्वारा ही देखा जाएगा। अब आगे इसमें लिखा है जैसे प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग द सेल्फ। अब इसमें कोई जो अपने आप को सेल्फ रेगुलेटरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके फंक्शन हो गए वो इसके द्वारा देखे जाएंगे। और अगर कोई फ्रॉड या फ्रॉडलेंट कोई अगर मतलब कोई फर्जी जालसाजी टाइप से कोई गतिविधि की जा रही है तो वो बैन रहेगी। इसके अलावा अनफेयर कोई ट्रेड प्रैक्टिस की जा रही है रिलेटेड सिक्योरिटी मार्ट से तो उसको भी मनी सेबी के द्वारा ही किया जाएगा। साथ ही अगर कोई प्रमोटिंग इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको प्रमोट करना इन्वेस्टर्स को, ताकि प्रमोट करें, उनको एजुकेशन देना या ट्रेनिंग करना, बीच के सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड कुछ कंडक्ट करवाना, वो भी जिम्मेदारी सेबी की रहेगी। साथ ही इनसाइडर ट्रेडिंग है वो प्रोहिबिटेड रहती है टोटली। इसका मैनेज कौन करेगा, उसको कौन देखेगा, वो भी ही सेबी देखेगी। इसके अलावा कोई इक्वाइजेशन हो रहा है, किसी का अधिग्रहण हो रहा है, कोई एक कंपनी अधिग्रहण कर रही है दूसरी कंपनी को, कोई शेयर क्या हो रहा है या कोई टेक ओवर कर रही है कंपनी, तो उस चीज़ को भी देखने के लिए जो मेन जिम्मेदारी रहेगी वो सेबी की रहेगी। इसके साथ ही कोई और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन फॉर्म से रिलेटेड है या फिर अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, अगर कोई कहीं निरीक्षण करना है, कुछ करना है या ऑडिट करनी है स्टॉक एक्सचेंज का, म्यूचुअल फंड्स का या अदर एसोसिएट का जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है, तो उन सबको भी निगरानी का काम है, फंक्शन करने का काम है वो सेबी का ही रहेगा। इसके अलावा जो ये सेबी रहेगी ये किसी भी समय किसी भी कंपनी के रिकॉर्ड को, किसी बैंक के रिकॉर्ड को, कोई अन्य कोई पब्लिक रजिस्टर्ड कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको, या फिर कोई स्टेट या आपका सेंटर के एक्ट के द्वारा कोई बोर्ड बना है, ठीक है, उसके अंदर उन सभी का लेखो जो निगरानी रखने का कार्य है करने का, वो सब को काम भी वो सेबी का ही रहेगा। इसके अलावा जो भारत है, भारत से बाहर भी अगर कोई रिलेटेड कोई कंपनी या स्टॉक कोई काम कर रहा है तो उसको भी देखने का कार्य वो सेबी का ही रहेगा। और बशर्ते ये रहेगा कि अगर कोई बाहर का कोई स्टॉक कंपनी अगर काम कर रही है या फिर इंडिया कंपनी के बाहर काम करेगी तो जो भारत सरकार की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे अनुमति लेके ही वो काम को उसका देखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर कोई कोई लेवी कोई फ़ीस है वो इम्पोज करनी है, या फिर कोई किसी पर्पज़ से कोई पैसा इकट्ठा करना है या फिर कुछ करना है तो उस पर टैक्स जो भी इसका लेवी का सिस्टम रहेगा वो इस बोर्ड के नियमों के अकॉर्डिंग ही रहेगा। उसके अलावा कोई जैसे कोई रिसर्च कंडक्ट करनी है, कोई इस पर्पज़ से कोई पैसा चाहिए, वो भी लेवी बोर्ड अपने इस तरफ से कर सकता है। इसके साथ ही अगर कोई इसके अलावा भी कोई अगर कोई प्रेस्क्राइब्ड किया गया है सेबी के नॉर्म्स के अंदर तो उस चीज़ को वो किया जाएगा। के अलावा जो बिना किसी पूर्व धारणा के जो सेबी के द्वारा जो सबसेक्शन 2 है उसके अंदर बोर्ड है, बोर्ड के द्वारा किसी भी बुक का, किसी भी रजिस्टर का, कोई डॉक्यूमेंट का, किसी रिकॉर्ड का जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है या फिर पब्लिक कंपनी है, ठीक है, उनका इंस्पेक्शन किया जा सकता है, उनका निरीक्षण किया जा सकता है। और इसके साथ ही अगर उसको ये लगता है बोर्ड को कि उस कंपनी या जिस संस्थान के द्वारा कोई इनसाइडर ट्रेडिंग की गई है या कोई फर्जीवाड़ा किया गया है या इनसाइडर प्रैक्टिस की गई है सिक्योरिटी मार्केट के अंदर, तो उस पर वो पेनल्टी इम्पोज कर सकती है। ये भी इसका फंक्शन ही रहेगा। इसके साथ ही अगर बोर्ड को ये लगता है कि कोई किसी अन्य लॉ से रिलेटेड कोई इसमें कार्य है, ठीक है, तो टाइमिंग के लिए वो सेबी बोर्ड है वो ये पावर भी रखती है जो क्लोज 1, क्लोज
सॉरी क्लोज आई और क्लोज आई ए और सब क्लोज टू के जो बने हैं या सब सेक्शन 2A है, उसके आधार पर यह सिविल बोर्ड की जो यानी सिविल जो मामले सिविल बोर्ड की या सिविल कोर्ट की जो भी सिविल कोर्ट की जो भी पावर है सिविल प्रोसीडिंग की, वो पावर रखेगी और उस पर मुकदमा कर सकती है सभी मैटर्स के अंदर। जैसे कि मैटर ये है कि कोई डॉक्यूमेंट है या कुछ किसी अकाउंट है किसी प्लेस पे टाइमली पर्टिकुलरली कि आप कोई डॉक्यूमेंट लेके आओगे, वहाँ पर इसकी सुनवाई की जाएगी, तो उसको किसी पाबंद कर सकते हैं, उस कंपनी को या संस्थान को सम्मन जारी कर सकते हैं, उसको बुला सकते हैं, उसकी अटेंडेंस ले सकते हैं, उसको पत्र पे उसकी स्थिति मंगवा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी बुक है, उसका जो लेखा जोखा है, रजिस्टर है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसको किसी भी स्थान पे सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग उसको बुला सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी जो डॉक्यूमेंट होगा या फिर कंपनी को रेफर्ड कोई भी चीज़ रहेगी, उन सभी को वो सिविल कोर्ट के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उन पे कार्रवाई कर सकते हैं। साथ ही जो कमीशन जो विटनेस है और जो डॉक्यूमेंट है उनको कमीशन इशू कर सकती है। यानी जो सिविल कोर्ट की जो भी शक्तियाँ होती हैं वो सारी इसमें बोर्ड में भी निहित रहती है और वो इसके आधार पर इसमें काम कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर जो सब सेक्शन 1, 2, 2A है आपका, ठीक है, 2A है, 3 है और या फिर सेक्शन 11 भी है, बोर्ड है कोई ऑर्डर जारी कर सकती है, जो रिकॉर्ड कर सकती है और साथ के साथ ये भी कर सकती है कि जो भी कंपनी को स्टॉक में रजिस्टर्ड है, ठीक है, उसकी ट्रेडिंग वो बंद कर सकती है। इसके साथ ही अगर कोई उसे लग रहा है कोई डील कर रही है या कुछ हो रहा है, इलीगल कुछ चीज़ हो रही है सिक्योरिटी मार्केट में, कोई सेल बेच रहा है, अपने शेयर बेच रहा है या खरीद रहा है या डील कर रहा है, तो उनको सभी को प्रोहिबिटेड कर सकती है। इसके अलावा कोई भी सेल्फ रेगुलेटरी कोई किसी पोजीशन पे कोई कंपनी काम कर रही है, उसको वो सस्पेंड कर सकती है। इसके अलावा साथ ही साथ वो उसकी प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर सकती है। इसमें जैसे ये चीज़ लिखी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें ये भी लिखा है जैसे कि अटैच फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट एक्सटेंडिंग 90 डेज, यानी 90 दिन तक उसके बैंक अकाउंट हो गए, उसकी कोई प्रॉपर्टी हो गई, कोई पर्सन है, कोई एसोसिएटेड है मार्केट से रिलेटेड किसी मैनर के अंदर उसने वोलेशन के इन्वॉल्व रहा है वो, यानी उसे सम्मिलित रहा है, तो मतलब कि उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके साथ ही इसके अंदर अगर उनको यह लगता है कि इसके अलावा उनको लगता है कि जो भी उन्होंने जो चार्ज लगाए थे वो सही है 90 दिन में, अगर वो उनको पता चल जाता है, तो उसके अलावा उससे ज़्यादा भी वो उसके अंदर उसको अटैच रख सकते हैं, प्रॉपर्टी को अटैच उसमें रख सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ ही जो अपनी बात कर रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट है, कोई ट्रांजैक्शन किया है रिलेटेड है और वो भी इन्वॉल्व है कि वॉयलेशन उसने किया है, तो जो इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उनको भी अटैच वो कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट कोई भी इंटरमीडिएट है कोई मैनर के अंदर, ठीक है, कुछ भी हो रहा है, उसको ये कर सकते हैं, वो डिस्पोज यानी वो कंपनी है वो उसको डिस्पोज नहीं कर पाएगी या उसको कोई चीज़ को बाहर नहीं कर पाएगी, या जो चीज़ चल रही है उसको वैसे वैसे वो फिक्स कर सकती है, ठीक है, ये उसको अधिकार रहेगा। और इसके साथ ही कंपनी को यह भी अधिकार रहेगा कि जो उसके अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं या फ्रॉडुलेंट कुछ भी अनफेयर कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं रिलेटेड टू सिक्योरिटी मार्केट, तो उसको भी वो उसके अंदर वो देख सकते हैं और उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर उनको यह लगता है कि साथ ही बोर्ड को यह लगता है कि उनको जो ऑर्डर उन्होंने निकाले हैं उसके साथ ही उनको ये लगता है कि उसको सुनने का मतलब मौका देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, तो वो कंसर्न के लिए अपॉर्चुनिटी दे सकती है, उसको दोबारा भी सुन सकती है। इसके अलावा बिना किसी पूर्व धारणा जो बात कर जो सेक्शन है अपने सब सेक्शन 1, 2, 2A जो अपने बात कर रही हैं, या फिर 4 हो गया, या सब सेक्शन आपका 11B हो गया, सेक्शन 15I हो गया, तो बोर्ड है कोई ऑर्डर अपने ऑर्डर के थ्रू रीजन को देखे कि जो उसकी स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड कर सकती है, कोई उस पर पेनल्टी इम्पोज कर सकती है। आपके सेक्शन 15A से लेके जो 15H भी है उस तक कोई इंक्वायरी या प्रिस्क्राइब मैनर पे उस पर इंक्वायरी कर सकती है, पेनल्टी इम्पोज कर सकती है। इसके अलावा अगर उसको वो बोर्ड को ये लगता है कि कोई पैसा है, ठीक है, वो पैसा वसूली वापस हो रही है, तो उसके अंदर वो डायरेक्शन इशू कर सकती है कि पैसा वापस किस तरह से लिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो पैसा उसको मिला है वापस, जो सेबी बोर्ड को जो पैसा मिल रहा है, वो उसको देख सकती है कि जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है या फिर आपका एजुकेशन फंड है जो बोर्ड के अंदर बनाए गए हैं, उसके अंदर वो जो पैसा वापस आया है, ठीक है, जो फ्रॉड के अंदर चला गया था वो वापस आया है सारी पूर्ण कार्रवाई के बाद में, तो उस पैसे को वो कहाँ यूटिलाइज़ करेंगे, उसके अंदर भी वो उसको बता सकती है, उसको बताती है और उसको गाइड करती है। ये सारे फंक्शन इस तरह से हैं, बाकी आगे भी काफ़ी हैं, उसको अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।